नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां दिल्ली में केंद्रीय कमेटी की बैठक थोड़ी देर में शुरू होगी। जहां केंद्रीय कमेटी की बैठक पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण बैठक होगी। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गज बैठक में शामिल होंगे। तो थोड़ी देर में शुरू होगी केंद्रीय कमेटी की ये बैठक। बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये पूरी बैठक है। इस बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक का हिस्सा रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और अब से बस कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होगी, जिस बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी, जिनमें से सबसे ज्यादा प्राथमिकता जनहित के मुद्दों को दिया जाएगा, क्योंकि अब समय कम है। 2024 के लिहाज से तैयारियां भी जोरों पर हैं। जनहित के लिए जो बड़े वादे किए गए हैं उनको किस तरीके से पूरा किया जाना है, उसको लेकर भी चर्चा हो रही है। उन तमाम प्रस्तावों पर भी चर्चा की जा रही है। तो इस बैठक के जरिए भी जनहित से जुड़े हुए मुद्दों वाले प्रस्तावों पर खासतौर से चर्चा की जाएगी और इस दौरान तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे, चाहे फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह की बात हो। अपडेट देते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या जानकारी? देखिए, खास ये बैठक है, अब से कुछ ही देर में शुरू होगी। क्या कुछ जानकारी बैठक से जुड़ी? देखिए, अगर मौके तो आज दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है और ये बैठक अहम इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि केंद्रीय मंत्रियों के साथ होने वाली इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। सरकार से जुड़े हुए मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। पार्टी के मुद्दे को लेकर भी इस बार कहीं न कहीं चर्चा हो सकती है और इस बैठक की अगर हम बात करें तो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई चाहे वो किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा हो या फिर शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, सभी विषयों को लेकर चर्चा होगी। खासतौर पे उन विकास कार्यों को लेकर क्या कुछ अभी रिपोर्ट कार्ड है, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री तमाम मंत्रालयों से पूछ सकते हैं, जिसमें जो विषय सीधे तौर पे ग्रामीण स्तर के लोगों से जुड़ा हुआ है, उनके विकास कार्य किस तरीके से उनके लिए हो रहे हैं। क्योंकि 2024 में लोकसभा के भी चुनाव होने वाले हैं, तो उसको देखते हुए भी कई परियोजनाएं ऐसी हैं जो अभी भी लागू करवानी है और कई बातें प्रधानमंत्री ने भी पिछली बार जब केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें प्रधानमंत्री ने कहा था कि किसी भी कार्य को या कोई भी जो योजना है उसको तेजी से किया जाए और जल्द से जल्द उसको जो है वो लागू कराया जाए। तो निश्चित रूप से आज की बैठक है वो काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि पिछली बैठक में प्रधानमंत्री ने कई नसीहतें भी कहीं न कहीं दी थी। तो निश्चित रूप से आज की जो बैठक है काफी अहम होने जा रही है क्योंकि थोड़ी देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री आवास पर ये बैठक होगी और तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी इस बैठक में सम्मिलित होंगे। बहुत शुक्रिया पीयूष आपका तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से अब खबर, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य की बढ़ने वाली है मुश्किलें। जहां स्वामी प्रसाद मौर्य पर एफआईआर दर्ज हुई है। रामचरितमानस पर विवादित बयान देने पर एफआईआर दर्ज की गई है। हजरतगंज कोतवाली में दर्ज हुई है एफआईआर, जहां ऐशबाग के शिवेंद्र मिश्रा ने दर्ज कराई है एफआईआर। तो देखिए, कहीं ना कहीं मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की। जो उन्होंने बयान दिया है रामचरितमानस को लेकर, उसको लेकर अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अब इसी के संज्ञान के चलते कार्रवाई भी की जाएगी। आपको बता दें, ऐशबाग के शिवेंद्र मिश्रा हैं जिन्होंने ये एफआईआर दर्ज कराई है। अब इसको लेकर किस तरीके से घिरते हैं आने वाले दिनों में, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया है कहीं ना कहीं वो भावनाओं को आहत करने वाला है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बिना सोचे समझे ऐसे धार्मिक ग्रंथ जो कि कहीं ना कहीं हिंदुओं की, लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है, उस पर उन्होंने बड़े सवाल खड़े किए हैं। साथ ही प्रतिबंध लगाने की जो मांग की है उन्होंने, उसको लेकर कई संतों ने भी अपनी नाराजगी जताई है और इसी के चलते अब स्वामी प्रसाद मौर्य पर एफआईआर दर्ज करा दी गई है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, क्या कुछ जानकारी? देखा है एफआईआर दर्ज हो गई है स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ, किस तरीके से अब कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि कहीं ना कहीं इस बयान ने उनके लोगों की भावनाओं को आहत किया है। लाखों लोग जो रामचरितमानस पढ़ के बड़े हुए हैं, जो बच्चे भी हैं, कहीं ना कहीं उनकी आस्थाओं को ठेस पहुंची है और इसके चलते उन पर यह एफआईआर दर्ज की गई है।
देखिए बिल्कुल रामचरितमानस को लेकर जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया था और काफ़ी विवादित बयान रहा, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत की अगर हम बात करें तो सियासत में तमाम लोग जो है स्वामी प्रसाद मौर्य पर तंज कसते हुए नजर आए। खासतौर पर अगर हम सनातन धर्म और हिंदू धर्म की बात करें तो कहीं ना कहीं तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसका विरोध जताया है। और राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें तो राजधानी लखनऊ में कई थानों में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ तहरीर दी गई है। उनका साफ तौर पे कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ की जो है पवित्रता को भंग करने की कोशिश की है, साथ ही साथ हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। लखनऊ की अगर हम बात करें तो हजरतगंज चौक, उसके साथ साथ आलमबाग थाने में इनके खिलाफ तहरीर दी गई है और कई ऐसे संगठन हैं जिन्होंने विरोध प्रदर्शन भी राजधानी के अंदर किया है। अगर हम बात करें तमाम राजनेताओं की तो उन्होंने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान को लेकर आपत्ति जताई है। साफ तौर पे अगर हम बात करें शिवपाल यादव की तो शिवपाल यादव ने भी कहा है कि इस तरीके का बयान पार्टी का बयान नहीं हो सकता, स्वामी प्रसाद मौर्य का व्यक्तिगत बयान होगा। वहीं अगर हम भाजपा नेत्री अपर्णा यादव की बात करें तो अपर्णा यादव ने साफ तौर पे कहा कि रामचरितमानस अपने आप में एक पवित्र ग्रंथ है और भगवान श्री राम अपने आप में एक ऐसा नाम है जो लोगों को जीने का तरीका सिखाता है, परिवार कैसे एक साथ रहता है उसका तरीका सिखाता है और जो परिवार के बड़े लोग होते हैं उनका सम्मान कैसे करना है, उनके आदर्शों पे कैसे चलना है, वो तमाम सीख हमको रामचरितमानस से मिलती है। उसके अलावा अगर हम बात करें हिंदुस्तान के बाहर तो हिंदुस्तान के बाहर भी तमाम ऐसे लोग हैं जो रामचरितमानस का स्मरण करते हैं, पाठ करते हैं और समय समय पर जो है रामचरितमानस से जैसे जुड़े हुए जो कार्यक्रम होते हैं उनमें भी वो सम्मिलित होते हैं। तो ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य का जो ये बयान आया है उसमें ये साफ होता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान काफ़ी विवादित रहा है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें जो हिंदूवादी संगठन है उन्होंने एक तरफ इनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, दूसरी ओर जगह जगह पर इनके पुतले जलाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के साथ अगर हम उत्तर प्रदेश के अलग हिस्सों की बात कर ले, चाहे वो कानपुर हो, दिल्ली एनसीआर के जिले हों, वहां पर भी लगातार आज विरोध प्रदर्शनों का दौर चलता रहा जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य के पुतले फूके गए हैं। कहीं ना कहीं श्री रामचरितमानस की अगर हम बात करें तो श्री रामचरितमानस अपने आप में ये बृहद पुराना ग्रंथ है जिसमें तमाम ऐसे चौपाइयाँ हैं, दोहे हैं जो लोगों को जीने का तरीका सिखाते हैं। ऐसे में जो स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है उसमें तमाम जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, चाहे हम मनोज पांडे विधायक की बात कर लें, लखनऊ के विधायक रविदास मल्होत्रा की बात कर लें, सभी ने कहा है कि वो उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ जब जगह जगह पर मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं तो क्या कुछ कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से की जाती है, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस ये बयान जारी करती है, दिशा निर्देश जारी करती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं भी धार्मिक उन्माद फैलाने वाला कोई भी व्यक्ति होगा तो त्वरित उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने इतना बड़ा बयान दिया, उसके बाद जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, क्योंकि इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान है वो पार्टी से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि पार्टी क्या कुछ एक्शन लेगी। एक और जहां नेताजी की चर्चा होती कि नेताजी ने राम भक्तों के ऊपर कैसे गोलियां चलाई थी, दूसरी ओर अब अखिलेश यादव का नाम भी सुर्खियों में है कि कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर अगर कार्रवाई नहीं करते तो साफ जाहिर हो जाता है कि अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं राम भक्त जो है उनको नाराज करते हुए दिखेंगे। हालांकि अगर हम बात करें 2024 की तो 2024 में लोकसभा चुनाव है, उससे पहले ये बड़ा विवादित बयान स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से दिया गया है जो उत्तर प्रदेश की सियासत में खलबली मचाए हुए है। अब देखना होगा जो हिंदूवादी संगठन है, भारतीय जनता पार्टी है और दूसरे जो संगठन हैं वो किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य का जो ये बयान है उसको देखते हैं और साथ ही साथ किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में विवाद जो चल रहा है, प्रदर्शनों का दौर चल रहा है, वो कब तक थमेगा। फिलहाल अगर हम अयोध्या की बात कर लें तो अयोध्या के तमाम ऐसे साधु संत हैं जिन्होंने उनके बयान को लेकर आपत्ति जताई है। उनका साफ तौर पे कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अगर इस बयान को लेकर माफ़ी नहीं मांगते हैं या फिर जिस तरीके से उन्होंने इस बयान को कोट किया है उसको लेकर अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाती है तो अयोध्या के साधु संत भी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस इस पूरे प्रकरण को कैसे मैनेज करती है, क्योंकि ये हिंदू आस्था से जुड़ा हुआ बड़ा मामला है। क्योंकि जब भी रामचरितमानस की बात आई है तो एक समाज को उदाहरण देने वाली तमाम दोहों को प्रस्तुत किया गया है। राम जी के चरित्र को प्रस्तुत किया गया, कैसे उन्होंने अपने पिता के आदेश का पालन करने के लिए 14 साल वनवास किया, उनके ऊपर ये जो है ग्रंथ लिखा गया है। साफ तौर पे स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से कह रहे थे कि उसमें तमाम ऐसी चौपाइयां हैं जो जात सूचक हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर लोगों ने आपत्ति जताई है। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग मिले जिन्होंने कहा कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य को रामचरितमानस से आपत्ति है तो गोस्वामी तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की और स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम में भी स्वामी आता है तो स्वामी प्रसाद पहले अपने नाम से स्वामी और प्रसाद हटा दें, उसके बाद बात की जाएगी। क्योंकि जो रामचरितमानस है लोगों के चरित्र को बेहतर बनाता है, साथ ही साथ लोगों को जीने
जीने का सलीका सिखाता है। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान जो है उसको लोग खुलकर उसका विरोध कर रहे हैं और जगह जगह पर इनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज कराए जा रहे हैं। नीलेश, अब देखिए कहीं ना कहीं पुलिस का क्या इस पूरे मामले में हस्तक्षेप रहता है, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते आगे, लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर निशाना साधा है और कहा है कि सपा जिस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, साथ ही हिंदुओं की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा है कि जो नेता घाट घाट के पानी पिए हैं वो रामचरितमानस पर ओछी टिप्पणी कर रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का चुप रहना अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। बिहार में लालू यादव की पार्टी के नेता और यूपी में अखिलेश की पार्टी के नेता प्रभु राम की आलोचना करने का प्रयास कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी में एक नए नवेले नेता जो कई घाटों का पानी पी करके सपा में गए हैं, जिनकी वहां पर कोई हैसियत भी नहीं है, श्री अखिलेश यादव जी के भोपू बन करके जो बयान श्री रामचरितमानस से जुड़ी हुई चौपाइयों को जोड़ करके दिया गया है और फिर समाजवादी पार्टी के ही कुछ नेताओं के द्वारा उसका विरोध करवाना और स्वयं श्री अखिलेश यादव जी का इस मुद्दे पर चुप रहना, यह सवाल खड़ा करता है कि जो प्रयागराज के 2019 के कुंभ में वह डुबकी लगाने के लिए गए, या जो अपने को वह भी यह कहते हुए नहीं थकते हैं कि हम भी भगवान श्री राम के, भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, और उसके बाद इतना राम भक्तों की भावनाओं को आहत करने वाले बयान और उस पर चुप रहना, यह उत्तर प्रदेश के माहौल को खराब करने का एक असफल प्रयास है। बरेली में इन्वेस्टर समिट कार्यक्रम के दौरान यूपी सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस वाले बयान पर तंज कसा, साथ ही जीआईएस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। पर अगर कोई सवाल उठा रहा है तो निश्चित रूप से विनाश काले विपरीत बुद्धि है। समाजवादी पार्टी समाप्त होती हुई पार्टी बन रही है, उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है। पर अगर कोई सवाल उठा रहा है तो निश्चित रूप से विनाश काले विपरीत बुद्धि है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2017 से 2022 में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में मंत्री समूह दुनिया के 16 देशों में 21 सिटीज में जो हम लोगों ने दौरे किए, उसमें 7,12,000 करोड़ रुपए के हमें प्रस्ताव प्राप्त हुए। जब देश के बड़े उद्योग घरानों से मिलने की बात आई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी बागडोर खुद संभाली और हम लोग मुंबई गए। वहाँ के देश के जो बड़े उद्योग घराने हैं, 5 लाख करोड़ से ज़्यादा के MOU वहाँ प्राप्त हुए। 25 करोड़ की आबादी होने के कारण हमारे पास खपत का बहुत बड़ा मार्केट है, इसलिए पूरी दुनिया में भारत सबसे अच्छा डेस्टिनेशन बन करके उभरा है इंडस्ट्री लगाने के लिए, निवेश करने के लिए। तो भारत में सबसे अच्छा डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश है। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल शाहजहांपुर पहुंचे, जहां स्नातक एमएलसी चुनाव को लेकर सपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस बार समाजवादी पार्टी बरेली मुरादाबाद स्नातक एमएलसी चुनाव जरूर जीतेगी, क्योंकि भाजपा ने शिक्षित बेरोजगारों को निराश किया है। सारे शिक्षित बेरोजगार भाजपा को हटाने का मन बना चुके हैं। भाजपा ने 6 साल में वित्त विहीन शिक्षकों को मानदेय नहीं दिया है। बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो वेतन को तरस रहे हैं। नरेश उत्तम पटेल ने आगे कहा है कि आवारा पशुओं के लिए भाजपा को कोई ठोस रणनीति नहीं है, ताकि उनका पेट पल सके और किसानों की फसलों को नुकसान भी ना हो, लेकिन भाजपा जानबूझकर आवारा पशुओं का कोई प्रबंध नहीं कर रही है। तो वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर बेरोजगारी, महंगाई, बेरोजगार और भ्रष्टाचार के मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण रूप से विफल है। मेरे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के नरेश उत्तम जी। सर, चुनाव स्नातक का है, किस तरह की तैयारी चल रही है? तैयारी हमारी पोलिंग स्तर पर है। मैं उसी की समीक्षा के लिए आया था। ये बरेली मुरादाबाद का स्नातक एमएलसी का चुनाव समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी।
आप भी बरेली भी जा रहे हैं, यहाँ पर किस तरह का प्रोग्राम रहा जा रहा है? मैंने समीक्षा की है, यहाँ पर व्यापक रूप से तैयारी है, संगठन के लोग लगे हुए हैं, हमारे सभी नेतागण इस पर रुचि ले रहे हैं और ये चुनाव शाहजहांपुर से भारी बहुमत से जिताकर भेजेंगे। आपके नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बयान दे दिया है रामचरितमानस को लेकर, उस पर बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है। आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए मैं आचार संहिता का पालन करते हुए इस बात पर कोई जवाब नहीं। या आगे का जो चुनाव होगा, जो रणनीति है, कितनी सीटें जीतेंगी? पांचों में पांचों में समाजवादी पार्टी के ही उम्मीदवार जीत। बढ़ते हैं आगे। राजधानी लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में उत्तर प्रदेश दिवस के उपलक्ष्य में आज से 3 दिवसीय उत्सव का काम शुरू हो गया है। इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत राज्य के अलग अलग क्षेत्रों के गणमान्य लोग मौजूद रहे। उत्सव में शिल्प मेला, प्रदर्शनियां, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उत्सव में अभी मशहूर गायक कैलाश खेर, निरहुआ और भक्ति गायक कन्हैया मित्तल के गीत भी गूंजेंगे। समारोह के पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की शुरुआत 2017 में प्रदेश में डबल इंजन सरकार बनने के बाद से हुई है। इस आयोजन से यूपी की सही तस्वीर उभरकर सामने आ रही है। पिछले 5 वर्षों की विकास यात्रा में यूपी की पहचान बदली है। 2017 के पहले प्रदेश दंगों के प्रदेश के रूप में जाना जाता था। अब प्रदेश की पहचान एक्सपोर्ट प्रदेश के रूप में हो रही है। देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को उत्तर प्रदेश के 74वें स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में जिसे हम आयोजित करते हैं, हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। इस अवसर पर आयोजित इस समारोह में मैं प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदय का और आप सभी आगंतुक अतिथियों का प्रदेश शासन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। ये हम सब के लिए गौरव की बात है कि हमें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और दुनिया के सबसे लोकतंत्र की जननी कही जाने वाली भारत में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भारत में जन्म लेना कठिन है और वह मनुष्य के रूप में जन्म लेना तो और भी दुर्लभ है, और उसमें भी भारत की आत्मा कही जाने वाले राज्य उत्तर प्रदेश में जन्म मिले तो मुझे लगता है तो हर उत्तर प्रदेश वासी के लिए, हर भारतवासी के लिए गौरव की बात होनी चाहिए। भारत की आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रदेश, भगवान विश्वनाथ का प्रदेश, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि, लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मभूमि और लीला की भूमि, मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती के पवित्र संगम की पवित्र भूमि प्रयागराज, तथागत गौतम बुद्ध की पावन भूमि का प्रदेश उत्तर प्रदेश दिवस उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में यहां पर उत्साह और उमंग के साथ आयोजित कर रहा है। एक नए संकल्प के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नए उमंग के साथ उत्तर प्रदेश के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के उन संकल्पों को जमीनी धरातल पर उतार करके जो प्रधानमंत्री मोदी जी की मंशा है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरे, भारत दुनिया के सबसे विकसित देशों में भारत का स्थान प्राप्त हो और उत्तर प्रदेश उसके ग्रोथ इंजन के रूप में कार्य कर सके, इस भाव और भावना के साथ हम सब उत्तर प्रदेश के 74वें स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश दिवस के इस भव्य आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं। भाइयों बहनों, हम सब के लिए यह अवसर अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है, क्योंकि
देश के अंदर कोई भी ऐसा बड़ा आयोजन अतीत के किसी कालखंड से लेकर के हो, वह वैदिक कालखंड रहा हो, उपनिषद कालखंड रहा हो, पौराणिक कालखंड रहा हो, या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ कोई कालखंड, या आधुनिक भारत के निर्माण से संबंधित किसी महत्वपूर्ण घटना के लिए उत्तर प्रदेश उसका गवाह रहा है। यूपी दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया और ट्वीट कर लिखा, उत्तर प्रदेश दिवस पर यहां के लोगों को ढेरों शुभकामनाएं। बीते कुछ वर्षों में राज्य के विकास ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। यूपी के लोगों ने कई क्षेत्रों में मिसाल कायम की है। मैं देश की प्रगति में अहम योगदान दे रहे इस प्रदेश के निरंतर समृद्धि की कामना करता हूं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करके प्रदेशवासियों को बधाई दी है और लिखा है कि आध्यात्मिकता आधुनिकता की संगम स्थली अंत्योदय के साथ सुरक्षा व समृद्धि के स्वरूपों को साकार करती क्रांति धरा उत्तर प्रदेश के सभी निवासियों को उत्तर प्रदेश दिवस की हार्दिक बधाई। आइए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अपने प्रदेश को आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने हेतु संकल्पित होंगे। बढ़ते हैं आगे, जहां यूपी दिवस को लेकर लखनऊ में 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है। हमारे संवाददाता ने मौके पर जाकर जायजा लिया है। क्या कुछ इस दौरान खासियत है, आप भी देखिए। उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस को लेकर उत्तर प्रदेश में भव्य तैयारियां की गई। हालांकि यह आयोजन प्रदेश के सभी 75 जिलों में हो रहा है, लेकिन राजधानी लखनऊ में इसका विशेष आयोजन है। आप देख सकते हैं अवध शिल्प ग्राम में यहाँ पर अलग अलग जिलों के स्टॉल्स लगाए गए हैं। आप देखेंगे कि बाराबंकी जिले की टेक्सटाइल से जुड़ी हुई चीजें यहाँ पर रखी गई हैं। उसके बगल में दूसरा जिला है आजमगढ़। आजमगढ़ से जुड़े हुए जो सिल्क की साड़ियां हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन के लिए रखी गई हैं, जिसमें लोग आ सकते हैं, घूम सकते हैं। आप बगल में देखेंगे जो अलीगढ़ के मेडल प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं। कुशीनगर का जो बनाना फाइबर प्रोडक्ट्स है वो भी यहाँ पर रखा गया है। उसके अलावा मथुरा के जो विभिन्न सांस्कृतिक पोशाक हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं। मेरठ के जो स्पोर्ट्स के सामान हैं वो भी, जिसमें स्पोर्ट्स की ड्रेसेस और बाकी सामान शामिल हैं, वो भी यहाँ पर रखे गए हैं। आप देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश के ओडीओपी प्रोडक्ट्स हैं। खासतौर पर जो एमएसएमई विभाग से जुड़े हुए हैं उनका प्रदर्शन भी इस पूरे आयोजन में किया जा रहा है। हालांकि ये लगातार 3 दिन तक चलेगा, लेकिन ये प्रदर्शनी लंबे वक्त तक यहाँ रहेगी और लोग इसमें आ सकेंगे। चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इस प्रदर्शनी का उद्घाटन कर दिया है और ये प्रदर्शनी लगातार यहाँ लगी रहेगी, जहां लोग अपनी मनपसंद सामान खरीद सकते हैं। और उत्तर प्रदेश का ये सामान है जो कि यहाँ का बना हुआ है और कोशिश की जा रही है कि उत्तर प्रदेश के जो ओडीओपी प्रोडक्ट्स हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाई जाए, ताकि उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट भी दूसरे प्रदेशों में और दूसरे देशों में भी कहीं न कहीं फेमस हों और यहाँ के प्रोडक्ट्स लगातार बिके। यही एक वजह है कि एमएसएमई लगातार अपने एक्सपोर्टेशन को बढ़ा रहा है। जो 2017 में 86-87 हजार करोड़ रुपए था, वो इस बार करीब 1,56,000 करोड़ रुपए का पहुंच चुका है। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार की कोशिश यही है कि जो जिलों के प्रोडक्ट्स हैं उनको इस जरिए से प्रमोट किया जाए। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं एसके वाजपेयी, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ। उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर राजधानी लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके के स्टॉल्स लगाए गए हैं। यहाँ राज्य स्तरीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिसमें विभिन्न वो प्रोडक्ट जो कि उत्तर प्रदेश में बनते हैं और एक अपनी अलग पहचान रखते हैं, उनसे जुड़े हुए प्रोडक्ट्स यहाँ पर रखे गए हैं। चूंकि अब ये प्रदर्शनी लगातार यहाँ पर लगी रहेगी और इस प्रदर्शनी के जरिए लोग यहाँ पर आ सकते हैं, अपनी मनपसंद की चीजों को देख सकते हैं। अलग अलग जगहों से ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और आसपास भी आप देख सकते हैं कि दूसरे स्टॉल्स भी यहाँ पर लगे हुए हैं और लगातार उन स्टॉल्स पर लोग आ रहे हैं और वहां की चीजों को देख रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में बने हुए प्रोडक्ट जो अपनी एक विशिष्ट पहचान रखते हैं उनको इसके जरिए से प्रमोट किया जाए, लोगों को उसके बारे में जानकारी मिले, उसके लिए यहाँ पर यह प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हालांकि उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है और ये लगातार यहाँ पर रहेगी, जिसमें आम लोग भी आकर अपनी मनपसंद चीजों को देख सकते हैं, खरीद सकते हैं। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं एसके वाजपेयी, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ ऑन इंडिया के साथ।